नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। जसोला और सरिता विहार, और खास तौर से मैं आपको बता दूं, जसोला रेड लाइट से इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर बात कर रहे हैं शाहीन बाग मुद्दे की, लेकिन इस बात कर रहे हैं हम शाहीन बाग और उसके आसपास रहने वाले लोगों के दुखों के मद्देनजर, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार ये रास्ता जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, इस वक्त मैं जसोला रेड लाइट पर खड़ा हूं और ये रास्ता बंद कर दिया गया है। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर रह रहे लोगों को। ये जो पीछे से रास्ता आ रहा है, ये रास्ता फरीदाबाद से आ रहा है और फरीदाबाद से ये पूरा का पूरा रास्ता इस तरफ से जाके नोएडा को जोड़ता है। और दिल्ली का जो साउथ दिल्ली से आने वाले लोग हैं, वो जब डीएनडी फ्लाईओवर से आते हैं, इस तरफ से आते हैं, तो डीएनडी और कालिंदी कुंज फ्लाईओवर का पुल का जो बोझ है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि कालिंदी कुंज का रास्ता बंद है, इसीलिए दिल्ली को जबरदस्त जाम का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच यहाँ के रहवासियों के लिए एक नई मुसीबत, एक नई मुश्किल आ गई है। वो ये है कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, ये रास्ता बंद है, बच्चे परीक्षा में लेट हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स अभी भी यहाँ से उठने को राजी नहीं है। ऐसे में आगे क्या होगा? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार लगातार इन प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं और ऐसे में हमने सोचा कि हमने शाहीन बाग के लोगों का दर्द समझने की कई बार कोशिश की, हमने अंदर जाने की भी कोशिश की, हमारी पिटाई हुई, उसके बाद भी हमने अपने जज्बे को नहीं छोड़ा, उसके बाद भी हम जाते रहे, लेकिन हम उन पत्रकारों में से नहीं रहे जिनको अंदर जाने का मौका मिला। इसीलिए मैंने कई बार यह सवाल उठाया कि आज शाहीन बाग में 370 लागू है, लेकिन आज हमारी बहस इस बात पर है कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन को लेकर सुनवाई कर रही है, रास्ता खुलवाने को लेकर सुनवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट और वार्ताकार अपील कर रहे हैं कि रास्ते को खोल दिया जाए, फिर भी शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी रास्ता क्यों नहीं खोलना चाहते? सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है, कम से कम बातों से ऐसा ही लगता है, क्योंकि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार की तरफ नहीं भेजा। यही नहीं, सीएए को लेकर कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा सीएए संवैधानिक है या नहीं, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि असंवैधानिक है, संविधान की हत्या हो रही है। इस मामले की बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो क्या शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट जो आने वाले समय में फैसला देगा उस पर भी भरोसा नहीं है? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, यहाँ के लोगों का दर्द भी समझेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अपने गेस्ट से आपको मिलवा दूं, हमारे खास मेहमान मेरे साथ जसोला और सरिता विहार के ये सारे रहवासी हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है जो यहाँ पर एग्जाम दे रही है 11th क्लास का। इससे भी समझेंगे कि स्कूल को लेकर इसकी कितनी दिक्कत हो रही है। कई सारी माताएं और बहनें हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनको रोजमर्रा के काम में कितनी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर एक ऐसे पेरेंट है जिनके 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के, एक 10th में है, एक 12th में है, दोनों की एग्जाम कल से शुरू होने वाली है। कल से साइकोलॉजी का पेपर है, मनोविज्ञान का। और कैसा मनोविज्ञान? बच्चों का होगा, बाकी लोगों का होगा, घर वालों का, या बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार और विचारक अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरुण पांडे जो कि यूथ फॉर इक्वालिटी के हैं, जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुदस्सिर हयात साहब हैं जो कि एक एक्टिविस्ट है, शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। इरफा जान हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ी हुई है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये बताइए मुझे, आपके 2 बच्चे, एक 10वीं में, एक 12वीं में, आपने कहा साइकोलॉजी का पेपर है, क्या चल रहा है पिछले लगभग 70 दिनों से यहाँ पर? सर, 70 दिनों से बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी बिटिया का स्कूल एमिटी स्कूल है, सेक्टर 44 नोएडा में। बस नहीं आ पाती इधर और अभी उनको छुट्टी दी जाती है बोर्ड से पहले कि वो बीच बीच में आके पेपर दे सके। और ये तो कहते हैं कि एम्बुलेंस और स्कूल बस, उनको जाने का रास्ता दिया जाता है। सर, आप लोग यहाँ पे हैं, एक भी एम्बुलेंस का फुटेज दिखा दीजिए कि इधर से निकली हो। रास्ते के बीच में इन्होंने इंडिया गेट जैसी कोई प्रकृति खड़ी कर रखी है। एक गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरती। हमने तो आज तक नहीं देखा। मैं सेक्टर 8 का निवासी हूँ, आए दिन यहाँ आता हूँ, जाने की कोशिश करता हूँ, हमें कभी नहीं। हमने इनको एडमिट कार्ड भी दिखाया पुलिसकर्मी को कि जिस दिन बोर्ड परीक्षा है, क्या एडमिट कार्ड दिखा के हम यहाँ से जा सकते हैं? तो एडमिट कार्ड दिखाने पर पुलिस वालों ने क्या बोला? उन्होंने मना किया कि आप इधर से नहीं जा सकते, आपको घूम के जाना पड़ेगा। मेरी बिटिया सर क्लास 12th में है, कल मनोविज्ञान साइकोलॉजी का पेपर शुरू होगा। सेक्टर 44 नोएडा में पढ़ती है, डीपीएस उसका सेंटर पड़ा है।
अब ये समझिए कि हम लोगों को सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा, 10 बजे एंट्री मिलेगी बच्चों को, तो बच्चों का 3 घंटे का एग्जाम, 4 घंटे पहले यहाँ से जाने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसके लिए पूरे 7 घंटे का हो गया। बच्चा क्या पेपर में लिखेगा, अगर उसको 90 आना होगा तो 85 पे रह जाएगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसके लिए तो। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मैं अमीय शर्मा हूँ सर, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। अमीय जी, इरफा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल बच्ची का पेपर है, साइकोलॉजी का एग्जाम है, नोएडा के अंदर एक सेंटर है, उनका जाना है। मैं आप चाहता हूं इरफा आप यहां पर आ जाएं तो आप अमेय भाई की बात का जवाब दे सकें। मैं चाहता हूं आप दोनों वार्ता करें, समझ पाएं उनके दर्द को। उनका कहना है कि 4 घंटे जाने में लगेंगे नोएडा के लिए, 10 बजे से बच्चे को अंदर बैठना है एग्जाम के लिए, 3 घंटे का एग्जाम होगा, मनोविज्ञान का पेपर है, क्या समझेगा क्या लिखेगा, 4 घंटे में थक जाएगा। जी बिल्कुल, आप अगर देखेंगे शाहीन बाग की औरतों ने यही बात आज मीडिएटर्स से भी कही है। उन्होंने कहा है दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं, और अगर इन्होंने एक रास्ता बंद करके रखा है, दिल्ली पुलिस ने 4 जगह बैरिकेड लगा के रखे हैं। और इन्होंने एक रास्ता बंद करने की एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। जब आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो मैंने दिल्ली और नोएडा ट्रैफिक पुलिस से इस बात को समझने की कोशिश की कि अगर 13A का जो आर्टरी रोड जिसे हम कहते हैं वो बंद है तो आपने बाकी क्यों बंद कर रखे? जी हाँ, मेन रोड्स क्यों बंद कर रखे? उनका कहना है यहाँ के ट्रैफिक का आफ्टर इफेक्ट कितना होगा कि एक मिनट के लिए आप यहाँ पर आ जाइए, मैम आप यहाँ पर आ जाइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। मुझे आप ये बताइए, उनका कहना है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा कि इम्पैक्ट के कारण चारों तरफ जाम लगने लगेगा, उनका ये कहना है, क्योंकि ये उनका एनालिसिस कहता है, इसीलिए उन्होंने सड़कों को बंद करके रखा है। आज तो उन्होंने सुबह वो सड़क खोल दी थी ना, एक एम्बुलेंस की खोली थी। उन्होंने बार-बार, आज महाशिवरात्रि की छुट्टी है, हम कैसे जाएंगे? हम तो 2 महीने से सफर कर रहे हैं। Who will pay the cost of my extra travel? Who will pay for me to sit in the office till 10 o'clock? मतलब हिंदी में बोल दीजिए। हाँ, मतलब हमारा जो है, आई एम सॉरी, ये रोड पब्लिक की है, ये पब्लिक की रोड आप लोग ने कैसे मल ली? आप आई डोंट नो। मुदस्सर भाई इधर आइए, मुदस्सर भाई। हमारा रोड आप लोग ने कैसे मल के रख ली है? हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको टॉयलेट जाना होता है, उनके पास जगह नहीं है जाने के लिए, और हम लोग रोज के रोज हम लोग को 150 रुपए पर डे वन साइड हम लोग जाए तो कौन भुगते? ठीक है इरफा जी, इसका मुदस्सर भाई और इरफा यहाँ पर आइए, एक लॉजिकल एक नहीं शाहीन बाग को बंद करने का मतलब चाहे जितना मर्जी आप चिल्लाओ, जितना मर्जी आप। ठीक है, मैं सबके पास आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा, मैं सबके पास। एक मिनट, भैया एक मिनट सब्र कर लो, मुदस्सर भाई जवाब दीजिए। ये भी आपके भाई है, ये भी संविधान और ये तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, अगर आराम से सुनेंगे तो हर बात का जवाब मिलेगा। ठीक है, आराम से सुन। प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम है, देखिए हम आराम से नहीं सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, प्लीज बात सुन लीजिए, देखिए मैं प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं सबसे बात करूंगा, 1 घंटे का शो है, सबसे बात करूंगा। मुदस्सर भाई जवाब दीजिए। रोड का मैनेजमेंट का काम ट्रैफिक पुलिस का है, इस पर आपने ये क्यों बंद किया, ये तो बताइए। मैं इसको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा स्कूल बस जाने के लिए यहाँ से 4 रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं, हम इधर से जा सकते हैं। एक मिनट, आभा ये एक स्कूल की छात्रा है, आभा बताइए क्या स्कूल बस जाने के लिए, एक मिनट शांत रहिए, बच्ची को बोलने दीजिए, क्या स्कूल बस जाने के लिए 4 रास्ते हैं? अंकल, एक रास्ता है, अगर मेरे को पकड़ के रख लिया, मेरे घर वालों पे क्या बीतेगी आप बताओ? मैं अगर मेरे को पकड़ के रख लिया, इन्होंने होस्टेज बना के रख लिया, कोई नहीं पकड़ेगा आपको, बच्चे आप बच्चे अगर पकड़ लिया बोलने दो, लेके जाएंगे अंकल, स्कूल पहुँचाएंगे। आजकल नहीं है, अरे अंकल बड़ा मुद्दा है। एक मिनट ये तो बताइए आप किस चीज के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? आपने कहा आप सीएए का विरोध कर रहे हैं, पर भाई साहब ये तो बताइए आपके क्या ऑब्जेक्शंस हैं, तो फिर हम एक डिबेट कर सकते हैं। चलिए बताइए बहन जी, एक मिनट बताइए क्या ऑब्जेक्शन है, क्या ऑब्जेक्शन? एक करके बात करें, सबका जवाब दिया जाएगा, मगर ये सब चीखेंगे तो कोई बातचीत नहीं हो सकती। अगर जितने लोग पहले ये तय करें, इनमें से बोलेगा कौन? सब बोलेंगे। देखिए आप में से भी सब बोलेंगे, इनमें से भी सब बोलेंगे। जब बोलेंगे तो फिर कोई बातचीत नहीं होगी। आपको नेगेटिव इमेज दिखानी है शाहीन बाग की, वो दिखा सकते हैं। नेगेटिव इमेज तो दीजिए ना, आप जानकारी दे रहे हैं, आप दीजिए ना जवाब। तो आप बात सुनेंगे, आप बात सुन रहा हूँ, बात सुनेंगे, सुनने के लिए बुला।
ऐसा है, ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट ने देखिए कैसा कर सकती है। सर सरकार का एक दिन का सवाल है, सीएए से आपका क्या विरोध है? आपने क्या वो स्टेज बना रखा है? सीएए से विरोध ये है कि वो नस्लवादी है, धर्म एक विशेष धर्म के खिलाफ बनाया गया है, इस वजह से। पर उससे तो भारतीय लोगों का कोई लेना देना नहीं है सीएए का। है अरे क्या लेना देना है भारतीय लोगों का? भारतीय लोगों से ये है, क्या लेना देना है सीएए का भारतीय लोगों से? विदेशी नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए। अरे मेरे भाई पूरी दुनिया के हिंदू ले आइए, मगर हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो रहेंगे, हिंदुस्तानी मुसलमान तो यही रहेंगे। अगर आसाम का एग्जाम्पल लीजिए आप, आसाम में क्या हो रहा है? आसाम में क्या हो रहा है? आसाम में जो हो रहा है, आसाम में जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है। आप सही जवाब नहीं दे रहे। हमें इस बात का, इस समस्या का समाधान निकालना है, ठीक है? हमें समस्या का समाधान, तो आपके क्या ऑब्जेक्शन हैं? सिर्फ ये कहना और धरने प्रदर्शन में बैठ जाना, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप बताइए क्या बात है, आप किस चीज का इतराज? अच्छा एक मिनट सुनिए कमल एक मिनट देखिए हमारे एक मिनट सुनिए देखिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्र से बात करें। हमारे पास 1 घंटा है, हम आराम से बात कर सकते हैं, थोड़ा सब्र रखें। आप लोगों से बात करने के लिए आपसे और आपसे मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे गेस्ट को अंदर आने दीजिए प्लीज। अवधेश जी अंदर आइए, डॉक्टर पांडे अंदर आइए, डॉक्टर पांडे, इरफा और मुदस्सर भाई 1 मिनट यहाँ पर आ जाइए, फिर लोग आएंगे। आइए। सीएए से भारतीय लोगों का विरोध है क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है। क्या सीएए भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं, सीएए तो जब सीएए से किसी भारतीय नागरिक का कुछ लेना देना ही नहीं है तो ये मुसलमान के खिलाफ कैसे हो सकता है? समस्या ये है, देखिए दीपक जी, समस्या ये है कि कुछ लोग जो इस शाहीन बाग के पीछे जिनका दिमाग है, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा करो कि यहाँ सरकार को कार्रवाई करनी पड़े, कुछ महिलाओं को चोट लगे, कुछ बच्चों को चोट लगे, और फिर देश में और दुनिया में हम दिखाएं कि देखो मुसलमान महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। यह एक साजिश है यहाँ शाहीन बाग को। मेरा एक और सवाल है कि जो वीडियो हमने देखा कि तीस्ता सीतलवाद सिखा रही है कि अगर वार्ताकार आए तो आपको क्या बोलना है, क्या प्रश्न करना है, इसका मतलब ये हुआ कि वो केवल सुप्रीम कोर्ट को फेल करना चाहती थी। ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा होगा, वार्ताकारों ने देखा होगा। मैं संजय हेंगड़े और वार्ताकार से पूछ रहा हूँ कि जब आपने वीडियो देखा तो यहाँ क्या करने आते हैं? इरफा जवाब दीजिए, ऐसा क्यों है? दादियाँ समझदार हैं, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, उसके बाद भी मैं इन सब भाइयों और बहनों के पास जाऊंगा, सबके पास जाऊंगा। भाई साहब बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। अगर आप बोलेंगे तो हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्यों सिखाया पढ़ाया जा रहा है? दादियों को तो पता है नागरिकता के बारे में, सीएए के बारे में पता है, फिर क्यों तीस्ता सीतलवाड़ जैसे क्वेश्चन मार्क का इंटीग्रिटी के लोग आते हैं और यहाँ पर ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको क्या कहना है? देखिए, ये जो आंदोलन है ये महिलाओं का आंदोलन है। यहाँ तीस्ता सीतलवाड़ भी आ सकती है, यहाँ स्मृति वही तीस्ता सीतलवाड़ जिनके ऊपर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने फ्रॉड के केस रजिस्टर करने के लिए कहा है। आप अगर 1 सेकंड, मैंने आपको नहीं रोका है। आप अगर अपने बीजेपी में पार्लियामेंट में देखेंगे कि बीजेपी के लोगों पे कितने सारे केस हैं, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी, ठीक है ना? मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी। ये भारतीय नारियों का विरोध है हमारा। देखिए, किसी वहाँ पे 80 साल की जो औरतें हैं, कोई उनको पसंद नहीं आ रहा है ठिठुरती हुई ठंड में सड़क पे बैठना, सबका गुस्सा सहना, लेकिन सवाल ये है कि वो ठीक है। अब बताइए, अब मैं सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके बोलिएगा। बेटा मैं आपके पास आऊंगा। कहना है कि भारतीय नारियों का विरोध है, इसलिए विरोध है क्योंकि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार करता है, जबकि इसका भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। ये मुसलमान औरतों का विरोध नहीं है। अगर होता तो 3 तलाक कभी ना आता यहाँ पर जो आया है, बिल्कुल नहीं है। ये लोग सिर्फ प्रोजेक्टेड हैं। इन लोगों को पीछे से हमने सुना है लोगों को पैसे भी दिए जा रहे, कोई फंड कर रहा है, लोग दिन में बिरयानी आती है। ये कैसा है मैं नहीं जानती, आप पता कर लें, हमने सुना है।
तो ये गलत हो रहा है, ये बहुत गलत है। दीजिए ना आप, बहुत गलत है। अंदर में कौन कहता है मुसलमान औरतों का है? इन्हें पता भी नहीं है कि ये है क्या, कुछ कोई नहीं जानता सीए। अच्छा, मैं आपको एक दावे से बात कहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे झूठला देना। मैं दावे से ये बात कर रहा हूँ कि 99% महिलाओं को CAA का फुल फॉर्म क्या है, नागरिकता संशोधन कानून क्या है, ये नहीं पता होगा। अगर मेरी बात को गलत ठहरा रहे हैं तो मैं अंदर चलता हूँ, मैं सबसे CAA का फुल फॉर्म पूछता हूँ, और आप अगर आंदोलन कर रहे हैं तो मुझे CAA का फुल फॉर्म बता दीजिए। CAA का फुल फॉर्म, काला कानून, CAA का फुल फॉर्म बताइए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, CAA का फुल फॉर्म, CAA का फुल फॉर्म बताइए। आप आंदोलन कर रहे हैं ना, CAA का फुल फॉर्म, अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA का फुल फॉर्म, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना। ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और काला कानून को ये 500 रुपए में जो बताते हैं रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, यहाँ पर कानून सरकार तो आके यहाँ पर बैठ रहा। सरकार का एक भी नुमाइंदा 67 डेज से सरकार का एक नुमाइंदा एक भी नहीं आया। आप भी वहाँ पर जाके, अच्छा एक मिनट रुको, सुनो, मैं आपसे पूछता हूँ। कानून मंत्री ने कहा आप प्रस्ताव भेजिए, हम बात करेंगे। गृह मंत्री ने कहा आप अपॉइंटमेंट मांगिए, 3 दिन में मिल जाएगा। पुलिस ने रोक दिया। 10,000 लोग मिलते हैं कोई गृह मंत्री से? झूठ मत बोलिए, 5,000 लोगों को रोका था। झूठ बोल, 10 लोग, आप लोग झूठ बोल। देश देख रहा है आपको, देश देख रहा है। बताइए मुझे। देखिए साहब, अमित शाह जी ने बुलाया, लोग जाने को तैयार हैं। कम डेलीगेशन बुलाएंगे, वो खुद भी आ सकते हैं, मगर वो खुद समझौता करना नहीं चाहते, किसी बात को सुनना नहीं चाहते। आपने क्या, एक मिनट, आपने सुनिए, एक मिनट, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने क्या गृह मंत्री को अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजा तो कब भेजा, उसका पत्र दिखाई। के माध्यम से कहा, उन्होंने भी टीवी के माध्यम से कहा, हम लोगों ने भी टीवी के माध्यम से कह दिया। अगर उन्होंने कोई इन्विटेशन भेजा, अगर टीवी के माध्यम से बात हो रही है, टीवी के माध्यम से होगी। सुप्रीम कोर्ट, आप भी तो धरने के माध्यम से बात कर रहे हैं। एक मिनट, डॉक्टर पांडे, मैं आ रहा हूँ। देखिए, सुन लीजिए। देखिए, एक मिनट, मैं बता दूं, मैं ये बता दूं, सबसे पहले आंदोलन की परिभाषा क्या होती है। ये जो मैडम ने बताया कि आंदोलन की एक दिशा होती है, एक मार्ग होता है, दशा होता है और फाइनल डिसीजन होता है। इनको यही नहीं पता है कि आंदोलन की परिभाषा क्या होती है ना। यहाँ पे एक मैं बता दी, कंप्लीट होने दीजिए। दूसरी बात, देखिए, मैं बता रहा हूँ। आंदोलन, याद कीजिए, हमारी आजादी से पहले जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, लॉर्ड इरविन से भी जब बात करते थे, महात्मा गांधी जी बात करते थे, उनका लीडर होता था, एक संयोजक होता था। जब हमारा भारत आजाद हुआ, हमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन देखा। आज के मुख्यमंत्री उसके संयोजक थे। लेकिन ये बताइए, यहाँ पे आंदोलन की बात की जाती है, आंदोलन में एक संयोजक होता है, एक मांग होती है, एक हमें ये पता होता है कि हमारा इंड रिजल्ट क्या है। न यहाँ पे दिशा है। तुमसे बात करें तो ये क्या तरीका है यार? ये प्रजातंत्र है आपका। डराएंगे क्या? इस आंदोलन का जो नाम दे रही है, आंदोलन नहीं है, ये रोड रोको, देश रोको, ये नीति है। इरफा बताइए, इस आंदोलन की परिभाषा क्या है? जी देखिए, इस आंदोलन की एक सिंपल सी परिभाषा है। हमारे गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, एक सेकेंड, हमारी मांग है कि सरकार एक एफिडेविट हमको दे कि अगर वो कभी एनआरसी लाएंगे, वो सीएए से कनेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये तो मांगी नहीं है। आप तो कह रहे हैं सीएए वापस लो, ये तो दादिया कह रही है जब तक सीएए वापस नहीं होगा। लेकिन इरफा जी, आपको भी नहीं पता है। देखिए, हमारा अगर आप अमित शाह की परिभाषा देखेंगे, उन्होंने अमित शाह नहीं, देश के प्रधानमंत्री संसद की परिभाषा बोलिए जो राष्ट्रपति कोविंद ने कहा। देखिए, उन्होंने जो, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीएए आएगा, फिर एनआरसी आएगा। अब अगर सीएए रहा, फिर एनआरसी आएगा और दोनों कनेक्टेड होंगे, तो ऐसे में एक कम्युनिटी क्या सभी सफर करेंगे। हमारा बस ये जवाब है कि सरकार एक एफिडेविट दे दे। अगर आप 370 एक दिन में, मैं
मैं किसी से जानना चाहता हूँ, आपने सुना है कि सरकारें, इरफा जी आप तो संविधान के विद्यार्थी रही हैं, क्या सरकारें इस तरह का एफिडेविट देती है तो मुझे हाँ बता दीजिए। 70 साल के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मांग रहा है। इरफा बताइए आज तक किस आंदोलन में सरकार ने एफिडेविट सबमिट किया है? देखिए, अगर आप एफिडेविट ना भी दे, एटलीस्ट आप एक ऑफिशियल, देखिए पलट गई आप किस आंदोलन में सरकार एफिडेविट देती है बताइए। एक ऑफिशियल लेटर देने में आपको सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर देने में क्या परेशानी है?